साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा डेली करंट अफेयर्स जो है वो न्यूज़ टुडे शीर्षक के तहत जो है दिया जाता है और इनके वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इसको पीडीएफ के फॉर्म में ये उपलब्ध कराया जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग 2 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, जायडस कैडिला ने विश्व की प्रथम डीएनए कोविड वैक्सीन के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन स्वीकृति की मांग की है। तो देखिए, दवा कंपनी जायडस कैडिला ने जायकोव डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई से संपर्क किया है। जायकोव डी जो है ये कोविड-19 के विरुद्ध कैडिला द्वारा निर्मित प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होती है। याद रखिएगा, यह एक डीएनए वैक्सीन है। डीएनए वैक्सीन भी होती है और आरएनए वैक्सीन होती है, तो ये डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया और अन्य कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अति सूक्ष्म एवं प्रायः गोलाकार डीएनए अणु होता है और ये प्रायः केवल अत्यल्प संख्या में, मतलब कम संख्या में जीनों का वहन करते हैं, जिनमें से कुछ विशेष रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोध से संबद्ध होते हैं। पारंपरिक टीकों के विपरीत, जो शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के दुर्बल संस्करण को इंजेक्ट करते हैं, जीन आधारित टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के ही जीनों के हिस्से का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आपके पारंपरिक टीके होते हैं उसमें क्या करते हैं कि शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के दुर्बल संस्करण को इंजेक्ट किया जाता है, जबकि जो जीन आधारित टीके होते हैं इसमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के ही जीनों के हिस्से का उपयोग किया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही जीन आधारित टीकों के प्रकार होते हैं। डीएनए वैक्सीन में वायरस की आनुवांशिक सूचना सर्वप्रथम सूचना वाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए को प्रेषित की जाती है, जबकि आरएनए वैक्सीन प्रत्यक्षतः जो है एमआरएनए अनुक्रम को आरंभ करके कार्य करती है। एमआरएनए जो होता है ये कोशिकाओं को प्रोटीन का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करता है, जो मानव शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को लक्षित करता है। इसके अतिरिक्त डीएनए वैक्सीन उच्च तापमान पर भी बहुत स्थिर होती हैं। जीन आधारित टीकों के लाभ क्या हैं? तो ये पहली चीज़ की सुरक्षित और गैर संक्रामक होते हैं, क्योंकि ये रोगजनक कणों या निष्क्रिय रोगजनकों से निर्मित नहीं होते हैं। दूसरा, ये अधिक सुदृढ़ प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न कर सकते हैं और पारंपरिक टीकों की तुलना में बेहतर रूप से सहन किए जा सकते हैं। तीसरा है, अधिक तेजी से उत्पादित किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके विकास के लिए एक मेजबान की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे या बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना जो डिजिटल इंडिया है, इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह जो योजना है यह 3 प्रमुख परिकल्पना क्षेत्रों पर केंद्रित है। कौन कौन सी? पहला है, प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना। प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, कॉमन सर्विस सेंटर आदि तक सामान आसान पहुंच हो। दूसरा, अभिशासन और मांग पर सेवाएं, जिसके तहत वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरिक स्वाधिकारों की सुविधा, पोर्टेबिलिटी आदि। वहीं नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, इसके तहत सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन आदि। आगे देखते हैं। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आरंभ की गई जो पहले हैं जो इनिशिएटिव है उसमें महत्वपूर्ण है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, पूर्वोत्तर बीपीओ अर्थात बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोत्साहन योजना, एग्री मार्केट ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी अर्थात भीम ऐप आदि। विगत 6 वर्षों में जो प्राप्त उपलब्धियां हैं उनको देखें तो संयुक्त राष्ट्र ई अभिशासन सूचकांक यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आधार डेटाबेस का निर्माण किया गया है। मोबाइल फोन निर्माण में वृद्धि हुई है। विद्यालयी शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा तक स्वयं निःशुल्क ऑनलाइन जो स्वयं कार्यक्रम है, तो स्वयं निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है इत्यादि। ये कुछ उपलब्धियां हैं। मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? तो कराधान और अन्य विनियामक दिशा निर्देशों से संबंधित विनियामकीय बाधाएं, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या तथा डिजिटल निरक्षरता के कारण डिजिटल जो विभाजन है वो, इसके अलावा विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव, ये कुछ चुनौतियां हैं। आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने
संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की है, UDISE प्लस। तो देखिए संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, इसका इंग्लिश है क्या है, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो देखिए शैक्षणिक सत्र 2012-13 में आरंभ की गई संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली विद्यालयी शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक थी। अब जो है UDISE प्लस, पहले UDISE था, अब इसको प्लस करके किया गया है। इसके तहत संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन है और शैक्षणिक सत्र 2018-19 से वास्तविक समय में डेटा एकत्र कर रही है। यह पूर्व माध्यमिक से 12वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जानकारी एकत्र करने के लिए अधिदेशित है। इसको मैंडेट दिया गया है, मतलब कि इसके तहत मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों प्रकार के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो शैक्षणिक सत्र 2018-19 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात जो है GER, इसमें सुधार हुआ है। वहीं विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात PTR में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों के नामांकन में शैक्षणिक सत्र 2018-19 की तुलना में 14.08 लाख की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 और शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर लैंगिक समानता सूचकांक GPI में सुधार हुआ है। इसके अलावा बेहतर अवसंरचना भी हुई है। विगत वर्ष की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कार्यात्मक विद्युत, कार्यात्मक कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और वहीं शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भारत में 90% से अधिक विद्यालयों में हाथ धोने की सुविधा थी, जबकि शैक्षणिक सत्र 2012-13 में यह केवल 36.3% ही थी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन अधिक किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया है। तो देखिए 1 जुलाई से आरंभ होने वाला एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सीजन के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों को कवर करेगा। इसमें 75 आकांक्षी जो जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां फसल बीमा की पहुंच कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित प्रीमियम दरों पर गैर निर्वार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध पूर्व बुआई से लेकर कटाई उपरांत की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करता है। इसमें खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम है वो 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% है और वहीं बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए 5% है। अब इसके जो अपेक्षित लाभार्थी कौन है, वो है एक अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इसमें शामिल हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा बीमा की इकाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उसके कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2020 में पुनरुत्थान किया गया। सुधारों में क्या किया गया, तो सुधार के तहत सभी किसानों के लिए नामांकन जो है स्वैच्छिक बनाया गया। पूर्व में केवल कर्जदार किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था। प्रीमियम सब्सिडी के केंद्रीय हिस्से को सिंचित क्षेत्रों में 50% से घटा करके 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% कर दिया गया जो प्रीमियम सब्सिडी है। वहीं 50% या उससे अधिक सिंचित वाले क्षेत्रों को जिलों को सिंचित क्षेत्र या जिला माना जाएगा। आगे देखते हैं इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसकी प्रगति और उपलब्धियों की बात करें तो 29 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए और 95,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे निपटाए गए हैं। इसके प्रारंभ के उपरांत से सकल फसली क्षेत्र का बीमा 22% से बढ़कर के 30% हो गया है। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FCR अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR जुलाई 2021 जारी की है। तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती क्या है, तो यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसको RBI जारी करती है। यह वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के समक्ष उत्पन्न जोखिम को दर्शाती है। यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष है वह है बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA अनुपात जो है मार्च 2021 के 7.48% से बढ़ करके मार्च 2022 तक 9.8% हो गया है या प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
मार्च 2021 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एमएसएमई क्षेत्र को 25 करोड़ रुपए से कम के 15.9% ऋण जो है अशोध हो गए थे। वहीं मार्च 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR बढ़कर 16.03% हो गया है। यह जोखिम भारित अस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात होता है आपका CRAR। बेसल 3 मानदंड CRAR 8% निर्धारित करते हैं। मार्च 2021 में प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात PCR 68.86% रहा है। एक उच्च PCR अनुपात जो है इसका आशय है कि अधिकांश परिसंपत्ति जो है गुणवत्ता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है और बैंक सुभेद्य नहीं है, वल्नरेबल नहीं है। यहाँ आदर्श रूप से जो PCR अनुपात होना चाहिए कितना हो जाए 70% से ऊपर होना चाहिए, तब सही माना जाएगा। महामारी की दूसरी लहर के बीच बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उपभोक्ता ऋण की मांग में कमी आई है और बैंक विनियामक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की सहायता से महामारी प्रेरित व्यवधानों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे हैं। ठीक है, जो बैंक विनियामक है मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की सहायता से महामारी प्रेरित व्यवधानों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है, विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय कूटनीति के 5 स्तंभों की सूची जारी की है। तो देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता क्या है? तो रणनीतिक स्वायत्तता एक राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित हुए बिना अपनी इच्छानुसार विदेश नीति अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। रणनीतिक स्वायत्तता चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों के सृजन हेतु रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करने वाले इन 5 स्तंभों में जो शामिल है, इसमें पहला है विचारशीलता में भारतीय मध्यम मार्ग की परंपरा जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से उत्पन्न हुई है। भारत अति रणनीतिक और अति राजनीतिक व्यवहार से बचने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर द्विराष्ट्र समाधान का अनुपालन। बहुध्रुवीय केंद्रित उदाहरणार्थ भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन और ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका का जो संगठन ब्रिक्स संगठन, संघाई सहयोग संगठन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी की नीतियां, सरकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल गुणक के रूप में कार्य करना। तीसरा है, भारत ने आवश्यक दवाएं, टीके और अन्य कोविड संबंधी सहायता प्रदान करके कोविड महामारी के शुरुआती दिनों में कई देशों की सहायता की है। वहीं चौथा है, वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति। भारत द्वारा सक्रिय रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की गई है। हिंद महासागर के लिए सागर की अवधारणा पर आधारित है। हिंद महासागर के लिए भारत का विजन जो है सागर की अवधारणा मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर आधारित है। वहीं पांचवा है, भविष्य की ओर चिंतन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के प्रयास तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इत्यादि जैसे संगठनों की स्थापना इत्यादि जो है आते हैं। अन्य सुर्खियों को देखें तो निर्यातकों के लिए ब्याज समकरण इक्विलाइजेशन योजना। तो देखिए, सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक समान दायरे और कवरेज के साथ ढुलाई पूर्व एवं उपरांत रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना जो है 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। इसके तहत क्या होता है कि निर्यातकों को ब्याज पर 3% से लेकर के 5% के बीच सब्सिडी प्राप्त होती है। बैंक निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। जो बैंक होते हैं वो निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं और जिनकी बाद में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। वहीं यह योजना जो है सभी वस्तुओं के MSME निर्यातकों के लिए उपलब्ध है। वहीं अन्य निर्यातक इसे 416 चिन्हित उत्पादों के लिए प्राप्त करते हैं। अगला है IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना PLI। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 14 पात्र आवेदकों को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25, तो ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 2021-22 से लेकर 2024-25 के दौरान पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित लक्षित खंड के तहत वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के आधार वर्ष से अधिक
पर 4% से लेकर 2% या 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। लक्षित खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर पीसी और सर्वर शामिल हैं। इससे कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हो सकता है। अगला है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? यह एक स्वायत्त रक्षा हथियार प्रणाली है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो खतरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। यह मानव रहित विमानों, यूएवी, आ रहे हथियारों अर्थात मिसाइलों, लाइटरिंग युद्ध सामग्री और लो राडार क्रॉस सेक्शन मतलब कम उड़ान लक्ष्यों जैसे खतरों के विरुद्ध प्रति सिस्टम 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है। ये इंद्रजाल, तो ये एक स्वायत्त रक्षा प्रणाली है। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी द्वारा विकसित इंद्रजाल जम्मू कश्मीर में हालिया हमले में ड्रोन के संभावित उपयोग की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। अगला है हरित मालवाहक गलियारा 2। यह एक तटीय पोत परिवहन सेवा है। क्या है? तटीय पोत परिवहन सेवा, जिसे हाल ही में कोच्चिन बंदरगाह से बेपोर और अडिक्कल पत्तनों के लिए आरंभ किया गया है। यह सेवा सड़कों पर यातायात संकुलन को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करके कंटेनरों के परिवहन में सुधार करेगी। यह उत्तरी केरल के भीतरी अंचलों को बैलेपौडम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से भी जोड़ेगी। यह तटीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा टिकाऊ, लागत प्रभावी और कुशल ग्राहक समाधान प्रदान करने के लिए प्रमुख एवं गैर प्रमुख बंदरगाहों के मध्य समन्वय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। अगला है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। तो देखिए, भारतीय इंटरप्राइजेज समर्थित वन वेब ने भारत सहित विश्व भर में अगले मई माह 2022 के मई माह तक 648 निम्न भू कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के बेड़े की योजना निर्मित की है। यह उच्च गति तथा कम विलंबता युक्त ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा तथा उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क का उपयोग करने की बजाय अंतरिक्ष में एक उपग्रह को ब्रॉडबैंड संकेत प्रेषित करने और प्राप्त करने से संचालित होता है। इसका लाभ क्या है? तो तैनाती में आसान और व्यापक कवरेज होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता परितंत्र के लिए सक्षमकारी है, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ावा देना इत्यादि। वहीं संभावित अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है? तो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, स्मार्ट कृषि इत्यादि में। अगला है सुर्खियों में रहे स्थलों की बात करें तो पहला है इसमें तिलचोंग द्वीप। तिलचोंग द्वीप जो है ये मध्य निकोबार द्वीप समूह में सबसे पूर्व में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तिलचोंग द्वीप कहाँ पे है? मध्य निकोबार द्वीप समूह में। द्वीप में स्थानिक निकोबार मेगापोड पक्षी, जिसका वैज्ञानिक नाम है मेगापोडियस निकोबारियंस की सबसे बड़ी जीवित आबादी जो है अधिवासित है और यह एक संरक्षित अभ्यारण्य भी है आपका तिलचोंग द्वीप। तिलचोंग द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले लगभग सभी जानवरों की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जिसमें स्थानिक पक्षी प्रजातियां जैसे कि निकोबार मेगापोड, निकोबार स्पैरोहॉक, ग्लासी स्विफ्टलेट, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, अंडमान वुड पिजन और निकोबार पैराकीट शामिल हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय की, जो 1882 में पैदा होते हैं और 1962 में इनकी मृत्यु होती है। पटना में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र राय महात्मा गांधी के मित्र और चिकित्सक थे। उन्होंने क्षय रोग तथा टीबी और कैंसर अस्पतालों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1920 के दशक में एक चुनाव में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पराजित किया था। वहीं उन्होंने लिबर्टी तथा चित्तरंजन दास द्वारा आरंभ की गई पत्रिकाओं जैसे कि फॉरवर्ड, बंगवासी और आत्मशक्ति का संपादन किया था। लिबर्टी और चित्तरंजन दास की पत्रिकाओं फॉरवर्ड, बंगवासी और आत्मशक्ति का संपादन किया था, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वह यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और इनके सम्मान में वर्ष 1991 में 1991 में प्रथम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया था और उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखिएगा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, तब राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।